अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर यानी कि क्यू। क्यू इज मोर सिमिलर टू द स्टैक, बट इसके अंदर ये भी एक किस्म का ऑपरेशनल डेटा स्ट्रक्चर है, बट कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लिटिल बिट चेंज हो जाते हैं एज कंपेयर टू स्टैक। तो स्टैक हम सबको क्योंकि अच्छे से समझ में आ गया, तो हमें क्यू को समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। सो इन दिस क्यू वी विल कवर मेनली इंट्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस ऑफ द क्यू। उसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे मेन व्हाट एक्चुअली क्यू इज ऑल अबाउट। सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन। हम लोगों ने स्टैक में पढ़ा था बेसिकली स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर होता है। स्टैक के अंदर हम लोग प्रिंसिपल फॉलो करते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगर हम बात करते हैं क्यू की, तो क्यू भी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि ऑपरेशनल बेस्ड है, जहां पर हम लोग स्टोरेज और रिट्रीवल को रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑपरेशन वाइज, बट यहाँ हम फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, यानी कि जो सबसे पहले क्यू के अंदर एंटर होगा वही सबसे पहले क्यू से जाएगा। दिस क्यू इज वेरी मच सिमिलर टू योर रियल लाइफ क्यू। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग अपनी कैंटीन के बाहर लाइन लगाते हैं, टिकट काउंटर्स के बाहर लाइन लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन डेस्क के आगे लाइन लगाते हैं, तो क्या होता है, जो सबसे पहले जाएगा उसी को सबसे पहले सर्विस प्रोवाइड होगी और वही सबसे पहले एग्जिट करेगा उस क्यू में से। सो योर क्यू विल बी लुक लाइक दिस, कि सपोज कीजिए आपकी क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट है, लेट्स से 10, 20, 30, 40 एंड 50। तो ये आपके क्यू के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले इस क्यू के अंदर कौन सा एंटर हुआ है, एलिमेंट 10, यानी कि सबसे पहले अगर फर्स्ट इंसर्शन हुआ है 10 का, तो अगर मैं बोलूं मुझे इस क्यू में से कुछ एलिमेंट को डिलीट करना है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को डिलीट करने के, क्योंकि सबसे पहले क्या आया है, 10 आया है, सबसे पहले क्या डिलीट होगा, 10 होगा। यही हम सिमिलरली अगर हम स्टैक की बात करते हैं, तो स्टैक के अंदर क्या होता था कि सपोज आपके एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, 40, 50, सेम एलिमेंट्स जो हमने क्यू में ले रखे हैं। यहाँ पे क्या होता था कि सबसे पहले आया 10 है, बट सबसे पहले डिलीट क्या होगा, 50 होगा। तो यहाँ पर हमें जो रिवर्स जो डिलीशन के बाद ऑर्डर मिलता था वो रिवर्स मिलता था, यानी कि 50, 40, 30, 20, 10 अगर आप उस एलिमेंट को प्रिंट कराते हो। पर यहाँ पर जिस ऑर्डर में एलिमेंट आया है, आफ्टर डिलीशन ऑफ एवरी एलिमेंट आपको सेम ही ऑर्डर मिलेगा, यानी कि 10, 20, 30, 40, 50। जिस ऑर्डर में एलिमेंट इंसर्ट हुआ है उसी ऑर्डर में एलिमेंट जो है इस क्यू के बाहर डिलीट होगा। सो बेसिकली क्यू क्या है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि फॉलो करता है प्रिंसिपल फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज फार एज डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल इज कंसर्न्ड। अब इस क्यू से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं। तो फर्स्ट टर्मिनोलॉजी अगर हम बात करें क्यू की, तो अगर मैं बात करूं स्टैक की, तो स्टैक में एक वेरिएबल था जो हमेशा एक्सेसिबल होता था, जिसे आप बोलते थे टॉप ऑफ द स्टैक। बट क्योंकि यहाँ पर इंसर्शन एक एंड से हो रहा है और डिलीशन दूसरे एंड से हो रहा है, यहाँ आपको दो वेरिएबल एक्सेसिबल हैं। पहला वेरिएबल जिसे आप बोलते हो फ्रंट, और दूसरा वेरिएबल जिसे आप बोलते हो रियर। यानी कि अगर ये आपकी कोई क्यू है, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट हैं 10, 20, 30 एंड 40, तो इस समय जो आपका फ्रंट एंड होगा वो होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहीं से ही डिलीट होगा। और अगर आपको कोई नया इंसर्शन करना है तो वो आप सिर्फ यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस इज योर रियर एंड, यानी कि अगर मुझे कोई नया एलिमेंट 50 इंसर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी, रियर को एक आगे बढ़ाऊंगी और फिर 50 को वहां कर दूंगी। और अगर मुझे कोई एलिमेंट क्यू से डिलीट करना है तो मैं फ्रंट को एक आगे बढ़ा दूंगी। तो फ्रंट मेरा हो जाएगा फ्रंट प्लस 1, और ये फ्रंट यहाँ से 10th एलिमेंट जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। सो ये दो एंड आपके पास सिर्फ एक्सेसिबल है, इसके अलावा आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है। सो यू हैव ओनली टू एंड्स टू डील विथ। फर्स्ट वन इज योर फ्रंट एंड, फ्रंट मतलब कि जहां से आपका डिलीशन होगा, और रियर मतलब जहां से आप लोगों का जिस क्यू में इंसर्शन परफॉर्म होगा। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है आपकी एनक्यू एंड डीक्यू, यानी कि जब स्टैक पढ़ा था तो आपने दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, पुश एंड पॉप। push means insert a new element into a stack और pop means delete an element from a stack. Similarly जब आप queue की बात करते हो तो यहाँ पे इंसर्शन प्रोसेस को आप बोलते हो एनक्यू ऑपरेशन और डिलीशन को आप बोलते हो डीक्यू ऑपरेशन। अगर आप कोई नया एलिमेंट क्यू के अंदर इंसर्ट कर रहे हो, जैसे हमने यहाँ पे 50 किया था, तो इसका मतलब है कि हमने क्यू के अंदर एनक्यू किया। और अगर आपने कोई एलिमेंट डिलीट किया, जैसे आपने 10 को डिलीट किया था, इट मींस कि आपने क्यू से क्या किया, डीक्यू किया। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपका एक और फंक्शन आता है पीक, तो स्टैक में पीक का मतलब ये था कि आपने किसी एलिमेंट को प्रिंट टॉप मोस्ट वैल्यू को प्रिंट कराया बिना उसको डिलीट किए हुए। सिमिलरली क्यू में है कि आपने फ्रंट मोस्ट एलिमेंट को यहाँ पर प्रिंट कराया बिना उसे डिलीट किए हुए। तो दो तरीके, अगर मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू डी क्यू,
तो ये मुझे क्या देगा, ये x के अंदर वैल्यू तो दे देगा 10, बट 10 को q से डिलीट कर देगा। बट अगर मैंने लिखा कि x इज इक्वल्स टू q डॉट p, ये क्या करेगा, ये भी मुझे 10 रिटर्न करेगा, बट 10 को q में से डिलीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर मुझे फ्रंट मोस्ट एलिमेंट चाहिए बिना उसको डिलीट करे हुए, देन वी विल यूज द पीक फंक्शन, और अगर मुझे उसे डिलीट भी करना है और वो वैल्यू भी चाहिए, देन वी विल यूज द dq फंक्शन। गुड, अब हम आगे चलते हैं, अगेन ऑपरेशंस ऑफ द क्यू। तो हम लोगों को जनरली पता है कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। हमें पता है एक ऑपरेशन हमारा होता है ट्रावर्सल, हमें पता है एक होता है सर्चिंग, हमें पता है एक होता है इंसर्शन, और एक होता है डिलीशन। ये 4 ऑपरेशंस हमने कॉमन पढ़े हुए हैं। बट अगेन द सेम थिंग कि जब हम बात करते हैं क्यू की, तो मेरे पास सिर्फ अवेलेबल है एक फ्रंट एंड और एक रियर एंड। फ्रंट को अब हम थ्रू आउट द लेक्चर यहाँ पे एफ से लिखेंगे, और रियर दैट मीन्स आर। तो मेरे पास सिर्फ एक फ्रंट अवेलेबल है, एक रियर अवेलेबल है। तो अगेन these two operation doesn't make any sense. So going forward we only discuss about insertion and deletion, where insertion means NQ and deletion means DQ. ठीक है, ये दोनों ऑपरेशंस यहाँ पर कोई सेंस नहीं रखते हैं। आगे चलते हुए सेम चीज की इसको भी इम्प्लीमेंट करने के 3 तरीके हो सकते हैं, फिक्स कैपेसिटी एरे, डायनामिक एरे, लिंक डेटा नोड्स, जिसमें से अभी हम डायनामिक एरे की बात ना करते हुए हम 2 तरीके की बात करेंगे। या तो हमारे पास कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन होता है, कंटिगियस डेटा यूनिट्स होती हैं, या फिर हमारे पास होती हैं लिंक्ड डेटा यूनिट्स। ये दोनों ही पार्ट, फिक्स डायनामिक एरेज और फिक्स कैपेसिटीज एरे, आपको डिनोट करते हैं कंटिगियस डेटा यूनिट्स, और जो लिंक डेटा नोड्स होता है वो क्या डिनोट करता है, आपका लिंक लिस्ट, यानी कि स्कैटर्ड बट कनेक्टेड डेटा यूनिट। इन 2 तरीकों के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं होता क्यू को इम्प्लीमेंट करने का। तो गोइंग फॉरवर्ड हम सबसे पहले देखेंगे एरे एस क्यू, यानी कि अब हम यूज करेंगे फिक्स कैपेसिटी एरे का, और फिक्स कैपेसिटी एरे के हेल्प से हम इम्प्लीमेंट करेंगे एनक्यू ऑपरेशन। तो अगेन अगर हम बात करें तो हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट द एरे और फिक्स कैपेसिटी एरे है, तो अगेन मेरे पास कोई फिक्स कैपेसिटी होगी। लेट्स से कैपेसिटी है मेरे पास 5, तो मैं क्यू के अंदर कोई 5 ही एलिमेंट को इंसर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जैसे ये 5 कैपेसिटी फुल हो जाएगी, हम कोई भी नया एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। हमारे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, फ्रंट एंड रियर। तो जब मैं इसको एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करूंगी, कहने का मतलब ये था कि अगर आप एरे की हेल्प से क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड रियर इज योर इंडेक्सेस ऑफ द एरे। ठीक है, सिमिलरली जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तब हम देखते हैं कि वो रेफरेंसेस होते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द एल्गोरिदम। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको एक क्यू इंप्लीमेंट करनी है बाय यूजिंग एन एरे। उस एरे का नाम क्या है, क्यू है। ठीक है, उसके अलावा आपको 2 इंडेक्सेस गिवन है, फ्रंट गिवन है और रियर गिवन है। फ्रंट क्या है, जो सबसे पहले एलिमेंट आया होगा उसका इंडेक्स, और रियर क्या है, जो अभी सबसे रिसेंटली आया होगा, यानी सबसे जो बाद में आया होगा उसका इंडेक्स। उसके अलावा हमने बात करी कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी है कि टोटल आप कितने एलिमेंट अपनी क्यू के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा बात हुई कि अगर रियर -1 होगा और फ्रंट -1 होगा, तो आपका इसका मतलब क्या है, क्यू है एम्प्टी। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये एम्प्टी क्यू की कंडीशन हो गई। अब हमें क्यू को इंप्लीमेंट करना है इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए। उससे पहले कि मैं आपको एल्गोरिदम दिखाऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगी कि हम कैसे करेंगे। उसके बाद आपको एल्गोरिदम बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो लेट्स इमेजिन मेरे पास एक क्यू है, 10, 20, 30, 40 एंड 50, ये इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। या अभी हम इनिशियली मानते हैं कि जो हमारी क्यू है वो एम्प्टी है। ठीक है, हमने मान लिया हमारी क्यू एम्प्टी है और उस क्यू की कैपेसिटी जो है वो कितनी है, 5 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब आपने इसमें एनक्यू ऑपरेशन को कॉल किया, तो आपने इसके अंदर क्या क्या पास किया होगा, आपने एक तो एरे का नाम पास किया होगा जो हमें पता है कि क्यू है। उसके अलावा आपने फ्रंट की वैल्यू पास करी होगी, रियर की वैल्यू पास करी होगी, जो की आपको इंसर्ट करनी है उस की वैल्यू पास करी होगी, और क्या फाइनल कैपेसिटी है वो पास करी होगी। तो सबसे पहले हमने लास्ट टाइम ये चेक किया था कि क्या इस क्यू में एलिमेंट मतलब जगह है कि हम इसको इंसर्ट कर सकें। तो उसके लिए हमने क्या चेक किया था, तो जो रियर की वैल्यू हो वो क्या हो, लेस देन इक्वल टू कैपेसिटी -1 लिख दो, या लेस देन कैपेसिटी लिख दो। बिल्कुल दोनों ही बातें एकदम ठीक हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर ये सिचुएशन आ जाती है, तो हम यहीं से रिटर्न हो जाएंगे
या हम क्या कर देंगे, ओवरफ्लो को प्रिंट करा देंगे कि ये तो ओवरफ्लो स्टेट हो गई। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता, हमने लगा दिया एल्स इफ, तो हम लोगों को ये देखना है कि इस समय आपका फ्रंट कितना होगा, -1, और रियर भी इस समय आपका कितना होगा, -1। अगर ये सिचुएशन नहीं होती और क्यों आपकी खाली है, यानी कि आप फर्स्ट इंसर्शन कर रहे हो, यानी कि आप फर्स्ट इंसर्शन कर रहे हो, इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे, जब फर्स्ट इंसर्शन कर रहे हो दैट मीन्स आपका फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू कितना होगा, -1। हम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे थे, हम लोग ये बात कर रहे थे कि अगर अभी आप फर्स्ट इंसर्शन करने जा रहे हैं, तो जब आप फर्स्ट इंसर्शन करने जा रहे हो तो इस समय फ्रंट और रियर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी। अगर ये सिचुएशन है तो क्या करना है आपको, दोनों यहाँ पर आपके इंडेक्सेस होंगे 0 1 2 3 4। अगर फ्रंट और रियर -1 है तो आप सिंपली क्या कर दो, फ्रंट को भी फ्रंट +1 कर दो और रियर को भी रियर +1 कर दो। या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि हम फ्रंट को इक्वल टू रियर को इक्वल टू 0 असाइन कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात को, कि फ्रंट और रियर दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। तो इस समय फ्रंट भी यहाँ पर आ गया, रियर भी यहाँ पर आ गया, और आपने अपनी वैल्यू को अब असाइन करना है। ऐसा कर दें, और हम लोग क्या कर दें, क्योंकि एक इंडेक्स है तो हम सिंपल लिख दें कि क्यू के रियर एंड पर आप क्या कर दो, क्यू के रियर एंड पर आप की को इंसर्ट कर दो। तो जैसे आपने ऐसे किया तो क्या होगा, क्यू के रियर एंड पर ये 10 इंसर्ट हो गया। अब सपोज करो ना तो पहला इंसर्शन है ना तो क्यू फुल है, तो एल्स में आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिंपल रियर को करना है रियर +1। जैसे ही रियर हो जाएगा रियर +1, तो अब आप क्या करोगे, अब आप रियर को एक आगे बढ़ा दोगे, तो रियर अब आपका किस पर आ जाएगा, रियर अब आपका आ जाएगा 1 पर, यहाँ आ गया आपका रियर। और क्यू ऑफ रियर पर आप क्या कर दोगे, की। तो या तो ये आप इफ एल्स के बाहर ही ये कॉमन स्टेटमेंट लिख दो, या इफ एल्स के अंदर ये कॉमन स्टेटमेंट लिख दो, दोनों में आपका चीजें सेम हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं एल्गोरिदम की। तो अगर आप ध्यान से अभी इस एल्गोरिदम को देखोगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि हमने अभी अभी वही सब लिखा है। हमने पास किया एक क्यू जो कि एक एरे का नाम है, हमने पास किया की जो हमें इंसर्ट करनी है, हमने फ्रंट और रियर की वैल्यू पास करी जो कि अभी -1 हम मान रहे हैं, और हमने पास किया कैपेसिटी जो कि इस समय 5 है। हमने सीधे सीधे चेक किया क्या रियर इक्वल टू कैपेसिटी -1 है, ऐसा है तो ओवरफ्लो हो जाए और हम यहाँ से रिटर्न हो जाए। एल्स इफ अगर रियर भी -1 है फ्रंट भी -1 है, यानी कि क्या है, ये फर्स्ट इंसर्शन है जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था। तो फ्रंट को भी रियर कर दो और 0 कर दो, रियर को भी 0 कर दो। ठीक है, या आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो कि फ्रंट को फ्रंट +1 कर दो और रियर को रियर +1 कर दो। तो दोनों ही बातों में वो 0 को ही पॉइंट करना है, पर ये इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है कि आपने एम्प्टी की वैल्यू -10 ले रखी हो, उस केस में ये +1 वाली चीज काम नहीं करेगी, तो इसलिए जनरलाइज लिख दिया। अगर हमने -1 ही ले रखी है तो आप दोनों लाइनें लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो रियर को सिंपल एक आगे कर दो, इससे अब आपकी रियर की पोजीशन सेट हो गई, और आखिरी में उस क्यू के रियर इंडेक्स पर उस की को असाइन कर दो। तो सबसे पहले जब क्यू में आपने 10 एलिमेंट डाला तो रियर इस समय आपका फ्रंट भी -1 होगा, रियर भी -1 होगा, तो आपकी एल्स इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो आपने क्या किया कि फ्रंट और रियर को दोनों को 0 कर दिया, तो ये 0 था, यहाँ पे फ्रंट आ गया, यहाँ पे रियर आ गया, और आपने यहाँ पे 10 असाइन कर दिया। नेक्स्ट टाइम एल्स पार्ट चलेगा तो इसमें आपने क्या किया, सिर्फ रियर को एक आगे बढ़ाया, तो रियर अब आपका 1 इंडेक्स पर आ गया और आपने यहाँ पे 20 असाइन कर दिया। नेक्स्ट टाइम फिर सिर्फ एक रियर आगे बढ़ेगा, रियर यहाँ से हटके यहाँ आ गया और यहाँ 30 हो गया सेकेंड इंडेक्स पर। नेक्स्ट टाइम फिर एक रियर आगे बढ़ेगा, तो रियर अब यहाँ पर आ गया और आपने क्या किया 40 कर दिया थर्ड इंडेक्स पर। नेक्स्ट टाइम फिर रियर आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, यहाँ पे अब आपका रियर आ गया और यहाँ पे आपने 50 असाइन कर दिया फोर्थ इंडेक्स पर। नेक्स्ट टाइम जब आपने कॉल किया तो क्या होगा, यहाँ पर अब रियर की वैल्यू कितनी गई 4 गई और फ्रंट की वैल्यू कितनी गई 0 गई, तो ये इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप रिटर्न हो जाओगे। सो दिस इज द एल्गोरिथम फॉर एनक्यू ऑपरेशन यूजिंग फिक्स्ड कैपेसिटी एरे। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, तो अगर आप सारे एल्गोरिथम को ध्यान से देखो तो यस ईच एंड एवरी ऑपरेशन इज अ कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, सो कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ 1। तो आगे चलते हैं। अब आता है आपका DQ ऑपरेशन। तो DQ ऑपरेशन को भी हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे हमारे पास एक क्यू बना लेते हैं जिसमें वैल्यू है 10 20 30 40 50। ठीक है, इस समय आपके पास ये जो क्यू है ये पूरी भरी हुई है।
अब हम बात करते हैं आगे की। तो यहाँ पर आपको अगेन एक एरे दे रखा है, आपको गिवन है, दो इंडाइसिस दे रखे हैं, फ्रंट और रियर, और हमें पता है कि एम्प्टी केस में ये कंडीशन होती है। तो सबसे पहले आपको चेक करनी है अंडरफ्लो की कंडीशन कि इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू -1 है, तो उस केस में क्या है, हम लोग प्रिंट करा देंगे कि भैया ये तो अंडरफ्लो है, यहाँ से कुछ भी डिलीशन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल परफेक्ट। उसके बाद एक एल्स की स्टेट और आएगी, वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ। उसके बाद हम आ गए एल्स स्टेट पे। अदरवाइज जब भी आपको क्यू की सिचुएशन दिख रही है, आपने सिंपल फ्रंट की वैल्यू 0 पास करी और आपको डिलीट करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, फ्रंट को किसी भी इस समय किसी वेरिएबल में, मान लो x वेरिएबल में मैंने स्टोर किया इस समय q के फ्रंट की जो वैल्यू है, तो x के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई, ठीक है। और उसके बाद आपने सिंपली फ्रंट को क्या कर दिया, आपने कर दिया फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, तो फ्रंट कितना हो गया, अब फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 होने पे ही फ्रंट हो गया आपका 1, ठीक है। अब फ्रंट आपका हो गया 1 और आपने यहाँ से रिटर्न कर दिया कि इसको की को आपने रिटर्न कर दिया, तो आपकी की आपको प्रिंट हो गई, यानी कि 10 स्क्रीन पर प्रिंट हो गया, ठीक है। सिमिलरली 10 यहाँ से डिलीट हो चुका है। ऐसे अगेन आपने फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 किया, 20 डिलीट हो जाएगा, 30 डिलीट हो जाएगा, 40 डिलीट हो जाएगा। तो ये सिचुएशन जो आ जाएगी, इस सिचुएशन पे फ्रंट आपका यहाँ होगा, रियर भी आपका यहाँ होगा। अब जब मुझे इस 50 को डिलीट करना है तो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, परफेक्ट, हमें क्या करना है कि जब ये सिचुएशन आ जाए, अब इस सिचुएशन को आप कैसे लिखोगे एलसीफ के अंदर, तो ये सिचुएशन तब आएगी जब आपकी क्यू में एक सिंगल एलिमेंट होगा और उसकी कंडीशन होती है फ्रंट इज इक्वल टू रियर। जब आपका फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं, यानी कि क्यू में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। ये आपसे कभी कभी पूछ भी लिया जाता है एमसीक्यू में कि इसमें से कौन सी कंडीशन बताती है कि क्यू में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो जो अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि मैम जब एम्प्टी क्यू है तब भी तो फ्रंट इक्वल टू रियर है, लेकिन वो जो फ्रंटिक इक्वल टू रियर है वो 0 से लेके कैपेसिटी -1 की रेंज में भी होना चाहिए, तभी तो आप बोलोगे सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी ऐसा होगा तो हमें फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 नहीं करना, हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट इक्वल टू रियर इक्वल टू -1 हो जाए। तो जब ये डिलीट होगा तो फ्रंट और रियर कितने क्या हो जाएंगे, सॉरी, फ्रंट और रियर आपके हो जाएंगे -1, और जब नेक्स्ट टाइम आप डिलीट करोगे तो क्या प्रिंट कर देगा, अंडरफ्लो प्रिंट कर देगा। तो कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया। तो क्यू में सिंगल एलिमेंट की क्या कंडीशन होती है, क्यू में सिंगल एलिमेंट की कंडीशन होती है कि आपका फ्रंट और रियर दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे होते हैं। अब हम इसके एल्गोरिदम समझते हैं। सेम एल्गोरिदम यहाँ पर आपको दे रखी है। सपोज करो आपकी क्यू में एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, इसके इंडेक्सेस हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले देखो फ्रंट -1, रियर -1, क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न हो जाओ। फ्रंट इज इक्वल टू रियर, तो आपने वही स्टेप किया, की को स्टोर किया, फ्रंट और रियर को किससे इनिशियलाइज कर दिया, -1 से, मतलब कि ये लूप जो है वो आपको बता रहा है कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। अदरवाइज आपने क्या किया, की को स्टोर किया, फ्रंट को फ्रंट प्लस 1 किया और की को रिटर्न कर दिया। तो ऐसे पहले 10 डिलीट होगा, 20 डिलीट होगा, 30 डिलीट होगा, 40 डिलीट होगा, 50 डिलीट होगा, और आपके क्यू से एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट डी क्यू हो जाएंगे। जब डिलीट होंगे तो क्योंकि हम की को रिटर्न कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके 10, 20, 30, 40, 50 प्रिंट भी हो जाएंगे, और ये सेम उसी सीक्वेंस में प्रिंट हो रहे हैं जिस सीक्वेंस में आपकी क्यू के अंदर एलिमेंट इंसर्ट हुए थे। और अगर आप अगेन इसकी बात करो कॉम्प्लेक्सिटी की, तो आई डोंट थिंक तो वो डिफिकल्ट है गैस करना कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो अब आप लोग, अब इसका इलस्ट्रेशन अगर हम करें तो इसका इलस्ट्रेशन करेंगे तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपने क्यू बनाया और इसमें आपने इंसर्ट क्या कर दिया, एन क्यू किया 1, एन क्यू किया 2, उसके बाद आपने डी क्यू कर दिया, तो क्या डी क्यू हो जाएगा, 1 डी क्यू हो जाएगा। अब आपके क्यू में सिर्फ बचा क्या, 2। फिर आपने एन क्यू किया 3, आपने एन क्यू किया 4, उसके बाद आपने एक बार डी क्यू किया, तो जब आपने एक बार डी क्यू किया तो बचागा 3 और 4, उसके बाद आपने एक बार और डी क्यू किया तो इसमें सिर्फ बचेगा कितना, 4, और उसके बाद आपने एन क्यू कर दिया 5। तो इस समय आपकी क्यू में कितने एलिमेंट बचेंगे, सिर्फ 4 और 5। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हुआ कि सिर्फ फाइनली जो आपके क्यू में कितने एलिमेंट बचेंगे, 4 एंड 5 एलिमेंट बचेंगे। और यहीं से क्यू में बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझ में आती है, उसे अभी हम समझेंगे, पर उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आपने क्यू बनाई,
इसमें आपने इंसर्ट क्या किया, 10 को एनक्यू किया, देन आपने 20 को एनक्यू किया, ठीक है, उसके बाद आपने डिलीट कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, 5 को एनक्यू किया, फिर आपने 7 को एनक्यू किया, फिर आपने एक को डीक्यू कर दिया, दूसरे को डीक्यू कर दिया, और फिर आपने 13 को एनक्यू किया। तो लास्ट में आपके पास फ्रंट टू रियर कौन कौन से एलिमेंट बचे, 7 और 13 बचे। यहाँ से हम कुछ चीज को इंक्लूड करना चाहेंगे। यहाँ पर आप देखो, आपके पास एक क्यू है, ठीक है, अगर अब मैं बोलूं किसी को कि अब इसी के आगे एक और ऑपरेशन लिखा हुआ है, लेट से लिखा हुआ है NQ15, NQ15, तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ आ जाएगा ओवरफ्लो। हमने मेमोरी से 5 का साइज एलोकेट कराया था। देखा जाए इफेक्टिवली इस समय हम 2 ही मेमोरी को यूज कर रहे हैं। 3 स्पेस खाली होने के बाद भी ये हमें आउटपुट में क्या दे रहा है, ओवरफ्लो दे रहा है, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। यानी कि मेरा एरे तो अंडर यूटिलाइज्ड रह गया। मुझे जरूरत है कि मैं इस एरे में 5 एलिमेंट को स्टोर कर सकूं, बट जैसे ही मैंने 2 एलिमेंट को, कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पे पैरेलली डिलीट किया, तो यहाँ पर तो यहाँ पे 3 स्पेस आपकी खाली होने के बावजूद हम इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका ये तो सबसे बड़ा लीनियर क्यू जो अभी आपने पढ़ी है, या नॉर्मल क्यू जो आपने पढ़ी है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि स्पेस होने के बाद भी हम अपने एरे की मेमोरी को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस क्यू। तो अब इसके सॉल्यूशन क्या बनते हैं? एक सॉल्यूशन इसका ये बनता है कि हम लोग क्या करें, नहीं एरे के अंदर ही हम सॉल्यूशन क्या देखते हैं कि एक सॉल्यूशन इसका ये बनता है कि हम एक काम करते हैं कि हम लोग इस वाले क्यू में जैसे जैसे कोई एलिमेंट डिलीट हो, सबसे पहले 10 इंसर्ट किया, 20 इंसर्ट किया, जैसे ही पहला डी क्यू हो तो हम क्या करें, इस एलिमेंट को शिफ्ट कर दें साथ साथ ही। तो यहाँ 20 आ गया, अब अगेन 4 स्पेस खाली हो गई। उसके बाद नेक्स्ट अपने आया 5 आया, 7 आया, जैसे ही आपने डी क्यू किया तो 20 डी क्यू हुआ, 5 यहाँ शिफ्ट हो गया और 7 यहाँ शिफ्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट एलिमेंट, फिर आपने एक बार और डी क्यू किया तो ये 5 डी क्यू किया, 7 यहाँ शिफ्ट हो गया, और फिर आपने एन क्यू किया 13। अब आप सपोज करो 15 को एन क्यू करोगे तो कोई भी ओवरफ्लो नहीं आएगा, 15 को यहाँ पर इंसर्ट कर दोगे। तो कुल मिला के एक अप्रोच ये होती है कि जैसे जैसे आपका एलिमेंट डिलीट होता जाए आप उसको फ्रंट की तरफ शिफ्ट करते जाओ। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आप लोग पाइथन में लिस्ट बोल रहे हो ना कि हम डायनामिक एरे यूज करते हैं, वो भी यही काम करता है। यूजुअली आप क्या करोगे डायनामिक एरे में, यानी डायनामिक एरे से क्या मतलब है, डायनामिक एरे को आप बोल सकते हो पाइथन में लिस्ट इज अ डायनामिक एरे। अगर मुझे पाइथन में डीक्यू को इंप्लीमेंट करना है तो मैं सिंपल लिख सकती हूँ ना, पॉप 0, तो ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स से पॉप कर देगा, यानी फ्रंट से डिलीट कर देगा। यही लिखूंगी मैं डायनामिक एरे में, या पाइथन में पॉप 0। पॉप 0 क्या करेगा, सपोज करो ये एक लिस्ट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, तो मैंने अगर लिखा पॉप 0 तो ये 1 को डिलीट कर देगा। उसके बाद पाइथन क्या करेगा, अपने आप ही इन एलिमेंट को शिफ्ट भी करता है, अपने आप इन एलिमेंट को शिफ्ट भी करता है। तो एवरी टाइम जब आपको डिलीट करना है, 1 2 3 में से जब आपने लिखा पॉप 0 तो 1 डिलीट हो गया, अगली बार आप पॉप 1 नहीं लिखोगे, अगली बार भी आपको क्यू के डी क्यू के लिए पॉप 0 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है इंटरनली। ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम आप अपनी लिस्ट को प्रिंट कराते हो तो लिस्ट आपको क्या देती है प्रिंट करके, 2 3 देती है, यानी 2 तो 0 इंडेक्स पर ही रहता है और 3 1 इंडेक्स पर ही रहता है, ऐसा ही होता है। तो ये जो मैंने आपको अप्रोच बताई है, ये डायनामिक एरे की अप्रोच आप कह सकते हो, है कि ये एक तरीका है जो कि आज भी पाइथन इस्तेमाल कर रहा है, बट एक्चुअली दिस इज नॉट द राइट वे, क्योंकि ये आपकी जो डीक्यू की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 आ रही थी, उसने इसको बहुत हद तक इंक्रीज कर दिया। क्योंकि सपोज करो मेरे क्यू में मान लो कैपेसिटी 100 एलिमेंट्स थे, 100 एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद अगर मैंने एक बार डिलीट किया पॉप 0 करके, या पहला एलिमेंट डी क्यू किया, तो ये कितने शिफ्ट करेगा, 99 शिफ्ट करेगा, और इवेंचुअली इसने क्या कॉम्प्लेक्सिटी दे दी, इसने ऑर्डर ऑफ एन की कॉम्प्लेक्सिटी दे दी, जो कि अच्छी बात नहीं है, अप्रोच अच्छी नहीं है। इसको प्रूफ करने के लिए आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर हम दूसरे सॉल्यूशन पर जाएंगे। तो एक बार इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। हमें बोला गया है कि एक हम लोग क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें मान लीजिए इसके अंदर पहले से ही कोई 5 एलिमेंट हैं, तो हमने भी मान लिया पहले से ही 5 एलिमेंट हैं, 10 20 30 40 50 टू बिगिन विथ। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डी क्यू ऑपरेशन है वो एक मॉडिफाइड क्यू का है, जो कि सिर्फ पहले एलिमेंट को डिलीट नहीं कर रहा है बल्कि बाकी सारे एलिमेंट को फ्रंट की तरफ शिफ्ट भी कर रहा है। तो क्या होगा जब ये 2 डी क्यू ऑपरेशन हम लोग करेंगे, तो पहला जब हमने डी क्यू ऑपरेशन किया तो एक ऑपरेशन तो आपका डी क्यू हो गया, तो ये जब आपने एक ऑपरेशन किया तो ये 10 आपका यहाँ से डिलीट हो गया, क्या होगा,
एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट, 3 शिफ्ट और ये 4 शिफ्ट, तो टोटल आपकी कितनी शिफ्ट लग गई? 4 शिफ्ट्स लग गई। ठीक है, तो ये होने के बाद इस समय आपका जो करंट स्टेटस होगा क्यू का वो क्या होगा? वो ये होगा 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, उसके बाद आपने एक और डीक्यू ऑपरेशन किया। जब ये एक और डीक्यू ऑपरेशन किया तो अब क्या होगा? अब आपने किया एक शिफ्ट, 2 शिफ्ट और 3 शिफ्ट, तो अब करंट स्टेटस जो होगा आपकी क्यू का वो क्या हो चुका होगा? 30, 40 एंड 50। ठीक है, यानी कि 3 शिफ्ट और हो गई, तो टोटल आपके कितने ऑपरेशन लगे? 9। तो यहाँ पे जो मुद्दा था नंबर ऑफ ऑपरेशन काउंट करने का वो क्या था कि जो काम एक्चुअली 2 ऑपरेशन से हो जाता था, डी क्यू प्लस डी क्यू, उसके लिए कितने लगे? 9 ऑपरेशन लगे, और अभी तो सिर्फ कैपेसिटी 5 थी। तो लेट्स इमेजिन अगर एक कैपेसिटी इंक्रीज होके 100 हो जाती है तो कितना बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा। सो दिस अप्रोच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर अस। तो अब हम किस अप्रोच को फॉलो करें? उसी का एक तरीका होता है फिक्स कैपेसिटी एरे के अंदर ही सर्कुलर क्यू। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये प्रॉब्लम भी फिक्स कैपेसिटी एरे की ही थी, और इस फिक्स कैपेसिटी एरे में ही हमने सॉल्यूशन देना था। तो हमने जो सॉल्यूशन दिया वो क्या दिया? सर्कुलर क्यू। जो एक्चुअली सर्कुलर क्यू होता क्या है? तो सर्कुलर क्यू कुछ इस तरीके का दिखेगा। एक्चुअली ये होगा सिंपली क्यू, मेमोरी में लीनियरली होगा, पर एक्चुअली बिहेव कैसे करेगा डायग्राम के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले हमने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया तो यहाँ पर ही फ्रंट हो गया, यही रियर हो गया। उसके बाद आपने दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया तो रियर अब आपका यहाँ आ गया। उसके बाद आपने तीसरा एलिमेंट इंसर्ट किया 30, फिर आपने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया 40, देन आपने नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट किया 50। तो इस समय फ्रंट यहाँ पर है और रियर यहाँ पर है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सपोज करो अब आपने कोई एलिमेंट को कर दिया डिलीट, तो फ्रंट एक आगे बढ़ेगा, 10 डिलीट हो गया, फ्रंट आ गया यहाँ पर। आपने एक और एलिमेंट को डिलीट कर दिया तो 20 डिलीट हो गया, फ्रंट भी अब यहाँ पर आ गया। अब आप कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सेस दे दूं, ये 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो अगर अब आप कोई नए एलिमेंट को इंसर्ट करते हो तो वो ओवरफ्लो ना बता के कहाँ इंसर्ट करेगा? रियर होगा, रियर प्लस 1, यानी रियर आ जाएगा 0 इंडेक्स पर। कैसे होगा उसके हम एल्गोरिदम देख लेंगे। और यहाँ पे 60 इंसर्ट हो जाएगा, तो आफ्टर 4 रियर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? चेंज होके 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबको समझ में आया कि हमने सॉल्यूशन क्या निकाला? कि हमने जो क्यू है उसको बना दिया सर्कुलर। अब ये सर्कुलर क्यू में हम कैसे क्या एल्गोरिदम लिखते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सर्कुलर क्यू है, तो सर्कुलर क्यू में भी आप 2 ऑपरेशंस करोगे, कौन कौन से? एनक्यू ऑपरेशन और डीक्यू ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एनक्यू ऑपरेशन की। तो सबसे पहले पूरी अप्रोच सेम होती है, कोई अप्रोच में फर्क नहीं पड़ता। आपने अभी अभी बहुत अच्छे से एल्गोरिदम पढ़ ली है। तो अगर मैं बात करती हूँ, सपोज करो ये एक मेरी सर्कुलर क्यू हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये 2, 3, 4। तो यहाँ पर अब इसके सपोज करो मैंने इंडेक्सेस दे दिए 0, 1, 2, 3, 4 इसके इंडेक्सेस हैं, और अभी फ्रंट भी -1 है, रियर भी -1 है। तो सबसे पहले जब हम एनक्यू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? हम सबसे पहले फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ओवरफ्लो की कंडीशन को, ओवरफ्लो की कंडीशन को। तो अब मैंने आपको बोला कि जब रियर -1 था, अब ये सर्कुलर क्यू, ध्यान से सुनिएगा मेरा क्वेश्चन। मैंने बोला क्यू मेरी फुल है, क्यू मेरी फुल है, तो अभी आपने बोला कि रियर जो है वो कैपेसिटी -1 पे होता है, इस समय यहाँ पे आपका फ्रंट है। ठीक है, तो ये जो क्यू होगी ये फुल कब होगी? ये क्यू जो है वो फुल कब होगी? नो, एक तो मैंने बोला कि कैपेसिटी सॉरी रियर इज इक्वल्स टू कैपेसिटी -1 होगी, पर रियर कैपेसिटी -1 होने के साथ इस क्यू के लिए एक कंडीशन होनी और कंपलसरी है। अगर रियर कैपेसिटी -1 होगा तो इस समय फ्रंट क्या होगा? 100%। फ्रंट आपका 0, आपका होगा 0। अगर ये दोनों साथ में ट्रू हैं, फ्रंट भी इक्वल टू 0 है और रियर इक्वल टू कैपेसिटी -1 है, जो कि आपको इस इमेज में दिख रहा है, उस केस में एक तो आप बोल सकते हो कि आपका जो क्यू है वो क्या है? ओवरफ्लो है, यानी कि फुल है। और ये तो दोनों एक ही कंडीशन होगी। और इसके अलावा सपोज करो अब मैंने कुछ एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया, ठीक है, और मैं दूसरे कलर से एलिमेंट्स को फिल कर देती हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया 60, 70 और 80। तो अब जो मेरा फ्रंट है वो यहाँ आ गया। ठीक है, सॉरी रियर जो है अब मेरा चेंज होके यहाँ आ गया, अब यहाँ रियर नहीं रहा। और फ्रंट मेरा इस समय कहाँ होगा? क्योंकि जब मैंने 3 एलिमेंट डिलीट करे थे तो फ्रंट मेरा यहाँ पहुंच चुका होगा।
तो कुल मिला के अगर इसके अलावा कभी भी आपका क्यू फुल होता है तो फ्रंट एक स्टेप अहेड होगा किससे, रियर से। तो यानी फ्रंट इज ऑलवेज इक्वल टू रियर प्लस 1। तो और करके एक कंडीशन आपकी ये होगी कि फ्रंट इज ऑलवेज इक्वल टू रियर प्लस 1, या आप इसे ये भी बोल सकते हो रियर इज इक्वल टू ऑलवेज फ्रंट माइनस 1। ये दो सिचुएशन जब होंगी ओनली देन यू आर से कि आपकी जो क्यू है वो क्या है, फुल है और एक ओवरफ्लो की कंडीशन रीच हो रही है। तो ये एक मेजर चेंज है नॉर्मल क्यू से ओवरफ्लो की, सर्कुलर क्यू की ओवरफ्लो की कंडीशन। अब हम एल्गोरिदम की तरफ चलते हैं। तो जब मैं बात करूंगी एल्गोरिदम की, तो देखो अब यहाँ पर आपके पास एक सी क्यू नाम की क्यू है जो कि ये है। यहाँ पर आपकी एक की है, फ्रंट अभी -1 है, रियर -1 है और कैपेसिटी मान लीजिए इसकी 5 है। तो हमने ये पूरी क्यू की कैपेसिटी ज्वाइन कर ली। अब देखो रियर इज इक्वल टू कैपेसिटी -1 एंड फ्रंट इज इक्वल टू 0, जो अभी अभी हमने समझा तब, और रियर इक्वल टू फ्रंट -1, या इसको आप लिख सकते हो फ्रंट इक्वल टू रियर प्लस 1, दोनों ही बातें सेम है। उस केस में आप क्या बोलोगे कि क्यू ओवरफ्लो है। अगेन अगर आपका फ्रंट और रियर -1 है तो यहाँ पे भी आप वही करोगे, पहले इंसर्शन के केस में फ्रंट को भी एक आगे बढ़ा दोगे, रियर को भी एक आगे बढ़ा दोगे। मान लो ये यहाँ लिख देती है 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4th इंडेक्स है, ठीक है। तो अभी आपने फ्रंट को भी आगे बढ़ा दिया, रियर को भी आगे बढ़ा दिया, तो अभी आपका यहाँ पे 10 इंसर्ट हो गया। और यहाँ पर जब ये सिचुएशन आ जाए कि मान लो अभी आपका 10, 20, 30, 40, 50 ये है, अब बात आती है कि रियर वापस 0 पर कैसे आएगा। तो ये देखो इस समय मान लो मैंने 10 डिलीट किया, 20 डिलीट किया, तो फ्रंट इस समय यहाँ आ चुका होगा, रियर इस समय यहाँ होगा। मतलब कि फ्रंट आपका कहाँ पर है, फ्रंट इस समय आपका 2 पर है और रियर इस समय 4 पर है। अब क्या होगा, क्योंकि कैपेसिटी 5 है तो हमने सिंपल कुछ नहीं किया, रियर इक्वल टू रियर प्लस 1 के आगे लगा दिया मॉड कैपेसिटी। तो जब रियर की वैल्यू कोई भी हो, 1 हो, तो 1 मॉड 5 क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा। 2 मॉड 5 क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा। पर जैसे ही ये रीच होके 4 हो जाएगा तो 5 हो जाएगी। जब रियर प्लस 1 5 मॉड 5, ये वैल्यू वापस किसके इक्वल आ जाएगी, ये वापस इक्वल आ जाएगी 0 के। तो जैसे ये 0 के इक्वल आ जाएगी तो यहाँ पर आपकी जो रियर है वो वापस कितना हो जाएगा, जब 4 के बाद आप रियर को इंक्रीमेंट करोगे तो वापस रियर हो जाएगा 0, और आप सी क्यू के रियर एंड पर क्या इंसर्ट कर दोगे, उस की को इंसर्ट कर दोगे। और जब आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछोगे तो अगेन हमने कुछ ऐसा मेजर चेंज किया नहीं है, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी इसकी कितनी रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। ये एनक्यू में तो कह रहा है वहां भी कोई दिक्कत ऐसा नहीं आ रही थी, मेन प्रॉब्लम आ रही थी डी क्यू में। तो डी क्यू की अगर मैं बात करूं तो डी क्यू की भी पूरी एल्गोरिदम सेम है, यहाँ वाली कंडीशन एग्जैक्ट सेम है, क्योंकि अंडरफ्लो तो अभी भी तभी होगा जब फ्रंट और रियर -1 होंगे। ये वाली सिचुएशन कब बता रही थे हम, फ्रंट इक्वल टू कब होता है रियर, जब हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट हो। ये भी कंडीशन बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक चेंज हुआ है कि फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 की जगह अब हमने लिख दिया है फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 मॉड कैपेसिटी, क्योंकि जब डिलीशन होगा तब भी तो ये सिचुएशन आएगी कि 4 के बाद आपको 0 में जाना है। बस ये चेंज है, अदरवाइज आपका पूरा का पूरा सेम है। तो अगर मेरे पास एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50 और इस समय आपकी क्यू कुछ इस तरीके से है, तो फ्रंट इस समय सपोज करो अगर आपका ये है, तो अगर अब आपको और एलिमेंट डिलीट करना है तो फ्रंट अब आपका ये बन जाएगा यहाँ पर, मतलब 10, 20 वैल्यू होंगी। तो फ्रंट अगर आपका 4 है, रियर इस समय मान लो आपका यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर आप फ्रंट अब जब 50 को डिलीट करोगे तो फ्रंट आपका कहाँ पर पॉइंट करने लगेगा, 0th इंडेक्स पर पॉइंट करने लगेगा। और अब इस एल्गोरिदम की अब आप बताओ कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, इस एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी रहेगी, ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। तो यानी कि सर्कुलर क्यू से हमने ओवरफ्लो और एरे का अंडर यूटिलाइजेशन जो हो रहा था वो भी बचा लिया, प्लस हमारी कॉम्प्लेक्सिटी भी रिटेन रही, दैट इज ऑर्डर ऑफ 1। तो चलिए अब इसी के साथ फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बहुत आपको बोला जा रहा है एक सर्कुलर क्यू है जिसका साइज है कितना, 8, ठीक है। इंप्लीमेंट कर रहे हैं हम जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। किसी पॉइंट पर फ्रंट इक्वल टू 4 है और रियर 7 है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंसर्शन कहां पर होगा, की वैल्यू आपको सिर्फ ये बताने में हेल्प कर रही है कि यहाँ पर ये सिचुएशन ओवरफ्लो की नहीं है, तो फ्रंट एक इंक्रीमेंट होकर 0 पर चला जाएगा। अगर फ्रंट आपको यहाँ पर गिवन नहीं होता, उस केस में आपका आंसर जो था वो चेंज हो सकता था, वो ओवरफ्लो भी हो जाता और या फिर वो 0 भी हो सकता था। तो हम आगे चलते हैं, इसका आंसर आ गया 0, ठीक है। अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन है, ध्यान, नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर क्यू आपको गिवन है जिसकी कैपेसिटी है 5। तो यहाँ पर मैं एक सबसे पहले सर्कुलर क्यू ड्रॉ कर लेती हूँ लाइक दिस 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, इसका इंडेक्स है 3, इसका इंडेक्स है 4। ये एक सर्कुलर क्यू हो गई। अब ध्यान से देखिए क्यों क्वेश्चन की हर एक लाइन और मेरा बोला हुआ हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, फॉलोइंग ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड ओवर अ सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेड थ्रू अ कैपेसिटी 5। ठीक है, after the above set of operation which element will be at front if both front and rear were 1 initially। यानी कि यहाँ पर इस समय फ्रंट है, यहाँ इस समय रियर है। जब फ्रंट और रियर बराबर होते हैं, तो अभी अभी मैंने आपको बताया थोड़े टाइम पहले कि वो सिचुएशन कब होती है, जब आपकी क्यू में कोई एक सिंगल एलिमेंट रहा हो। मुझे नहीं पता वो एलिमेंट क्या है, मैंने मान लिया कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, जिसको मैंने मान लिया एक्स है। ठीक है, क्योंकि आपको बोला गया है कि फ्रंट और रियर इस समय 1 क्या है, इनिशियली वो 1 है। ये 1 आपको इंडेक्स नहीं दे रखा, अगर इंडेक्स होता तो वो बोलते कि ये क्यू जो है वो 1 इंडेक्स बेस्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया। तो इंडेक्स जो है वो डिफॉल्ट क्या है, 0। यहाँ पे आपको फ्रंट और रियर की वैल्यू बताई गई है कि क्या है, 1 है। अगर आप 1 से इंडेक्स भी मान रहे हो तो भी 1 इंडेक्स होने का मतलब वो एम्प्टी तो नहीं हुआ क्यू। तो यहाँ पर आपका एक एलिमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला कि एनक्यू करो 1, मैंने 1 एनक्यू किया, रियर एक आगे बढ़ गया और रियर आ गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने एनक्यू किया 2, तो रियर मेरा आ गया यहाँ पर। उसके बाद हमने किया डी क्यू। जैसे ही मैंने डी क्यू किया तो ये जो एलिमेंट कोई एग्जिस्टिंग होगा ये यहाँ से हट गया और फ्रंट मेरा एक आगे बढ़कर आ गया यहाँ पर। उसके बाद मैंने बोला NQ5 NQ9, यहाँ पे 5 NQ हुआ क्योंकि ये एक सर्कुलर क्यू है, यहाँ 9 NQ होगा और यहाँ आ गया आपका रियर। ठीक है, फिर आपने बोला DQ कर दो एक बार और, तो ये 1 यहाँ से DQ हो गया और फ्रंट अब यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने बोला NQ कर दो 13 NQ हो गया। उसके बाद आपने बोला NQ कर दो 25, अब इस समय रियर आपका यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद आपने बोला 2 बार DQ कर दो, तो आपने DQ किया, 2 DQ कर दिया, 5 DQ कर दिया, फ्रंट आपका यहाँ पर आ चुका है। फिर आपने NQ कर दिया 17, तो जैसे ही आपने NQ किया 17, तो यहाँ पे 17 NQ हो गया और रियर यहाँ पर अब आ चुका है। इस पूरे सिनेरियो के बाद अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि विच एलिमेंट विल बी एट फ्रंट। तो फ्रंट पर इस समय कौन सा एलिमेंट है, ध्यान से देखो, यहाँ पर फ्रंट पे है 9। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 9। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि किस तरीके से हमने फिक्स्ड कैपेसिटी एरे का यूज करके एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन को इंप्लीमेंट किया। इसमें क्या प्रॉब्लम आई, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए फिर हमने पढ़ी सर्कुलर क्यू, और सर्कुलर क्यू में फिर हमने दोनों ऑपरेशंस पढ़े एनक्यू एंड डीक्यू। अब बात आती है कि जब हमारे पास लिंक लिस्ट के थ्रू यानी कि लिंक डेटा नोड्स के थ्रू हमें क्यू को इंप्लीमेंट करना है। इस पर्टिकुलर केस में आप क्या करोगे कि आपके पास एक नोड है, ठीक है, एक नोड के 2 पार्ट्स हैं, आप सबको पता है। एक पार्ट जिसे हम की बोलते हैं, एक पार्ट जिसे हम नेक्स्ट बोलते हैं। ये होता है हमारा नोड और इसमें हमें लिंक लिस्ट के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करना है। अगेन आपके पास 2 पॉइंटर अवेलेबल हैं, एक पॉइंटर का नाम है फ्रंट, एक का नाम है रियर। तो जो फ्रंट और रियर है यहाँ पर क्या होंगे, एक्चुअली ये दोनों क्या है, रेफरेंस है, एड्रेस है, जो कि किसका एड्रेस स्टोर करेंगे, किसी ना किसी नोड का एड्रेस। और जब हम एम्प्टी क्यू की बात करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू इनिशियली रहेगी नल। ठीक है, तो अब यानी हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। एरे में हमारे पास एक दुविधा आई थी कि हम 2 तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते थे। एक तरीके से हमारे पास क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि ऑर्डर ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी, इसीलिए हमने प्रेफर किया था कि इंसर्शन एट बिगिनिंग करेंगे। बट यहाँ पे आपके पास वो चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ आपको 2 नोड्स को मैनेज करके चलना है। तो जब आपको 2 नोड्स को मैनेज करके चलना है तो अब यहाँ पर आपके पास 2 एंड्स हैं, एक फ्रंट एंड है और एक रियर हैंड है। अगर आपके पास 3 नोड्स की लिंक लिस्ट है तो इन 3 नोड की लिंक लिस्ट में रियर पर एक नोड पॉइंट करेगी, फ्रंट पर एक नोड पॉइंट करेगी। इसी के बेसिस पर अब हम एल्गोरिदम लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है, एनक्यू की एल्गोरिदम।
A queue is implemented, देखो ये जो हम लोग पहले लिखते हैं ना थ्योरी, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए या किसी भी कोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है, उसी को बेस रखते हो आप कोई भी कोड या कोई भी एल्गोरिदम लिखते हो। तो यहाँ पर आपको एक क्यू गिवन है जो कि हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाय यूजिंग लिंक लिस्ट। हमें दो रेफरेंसेस गिवन है, अर्लीस्ट इंसर्टेड जिसे आप फ्रंट बोल रहे हो और रिसेंटली इंसर्टेड जिसे आप रियर बोल रहे हो। यहाँ पर हर नोड पे दो फील्ड होंगी, एक की जो कि वैल्यू को स्टोर करेगी और एक नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट नोड के डेटा को स्टोर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पास एक न्यू नोड होगी जो कि आप एनक्यू करते चले जाओगे, किसके अंदर, लिंक लिस्ट के अंदर। ये रही आपकी एल्गोरिदम। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक न्यू नोड को क्रिएट किया, ये आपकी न्यू नोड आ गई, इसका नाम हमने दे दिया न्यू नोड। ठीक है, इस न्यू नोड को आपने क्रिएट किया। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, चेक किया क्या इस समय फ्रंट और रियर नल है। तो अभी तो हाँ सही बात है, क्योंकि अभी हमारा पहला इंसर्शन है तो फ्रंट भी नल है और रियर भी नल है। तो हमने इसी न्यू नोड को यहाँ पर इसी को फ्रंट बना दिया और इसी को ही रियर भी बना दिया। ठीक है, तो इस समय फ्रंट और रियर क्या बन गए, न्यू नोड। मान लो न्यू नोड का एड्रेस कितना था, 100 था, तो अब फ्रंट की वैल्यू भी 100 हो गई और रियर की वैल्यू भी 100 हो गई। एक और हमने नोड क्रिएट करी, अब ये तो न्यू नोड नहीं रही, ये फ्रंट हो गया, रियर हो गया, अब ये आपकी न्यू नोड बन गई है। मान लो इसका एड्रेस है 200, अब इसका एड्रेस है 200, ये आपकी क्यू के अंदर आने वाली है। अब ये क्यू के अंदर इंसर्ट होगी तो क्या चेंजेस आएंगे, कोई मुझे बताए। वैसे तो सामने दिख रहा है बट अभी हम एल्गोरिदम को ईमानदारी से ना देखते हुए हमें क्या करना है, बेसिकली रियर को, अब ये रियर एंड बन जाएगा क्योंकि ये आपको आगे बढ़ाना है। तो यानी कि इस समय हम बोल देंगे कि जो रियर का नेक्स्ट है, इस समय जो इसका नेक्स्ट है वो क्या बन जाए, वो जो न्यू नोड है वो बन जाए। तो न्यू नोड इस समय कितनी है, न्यू नोड की वैल्यू है 200। जैसे आपने लिखा ये इसको पॉइंट करने लग गया और रियर को हमने एक आगे बढ़ा दिया, हमने रियर को पॉइंट करके बोल दिया रियर हो जाए न्यू नोड। तो ये यहाँ पर आ गई रियर। तो यहाँ पे मान लो वैल्यू थी 20, ये हो गई नल। तीसरी नोड बनी, सेम अप्रोच होगी, रियर को नेक्स्ट में आपने डाल दिया न्यू नोड। मान लो इसका एड्रेस था 300, तो यहाँ पर अब आ गया 300, ये अब इसे पॉइंट करने लगी, यहाँ मान लो 30 था या नेक्स्ट था और ये अब आपका रियर बन गया। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट के अंदर कोई भी न्यू नोड को इंसर्ट करते हैं या एनक्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी ऑर्डर ऑफ 1। परफेक्ट, तो यहाँ तक हम सबको बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। अब मैं सिंपल से पूछूं कि डीक्यू ऑपरेशन बताओ ऑपरेशन की, तो डीक्यू ऑपरेशन इज वेरी इजी। सपोज करो यहाँ पे है 10, यहाँ है 20, यहाँ है 30, यहाँ पर होगा 200 लेट से, यहाँ होगा 300 और यहाँ होगा नल। मतलब इस नोड का एड्रेस है 100, इस नोड का एड्रेस है 200, इस नोड का एड्रेस है 300। ये इस समय यहाँ पे फ्रंट होगा, ये इस समय यहाँ पर क्या होगा, रियर होगा। ठीक है, अब आपने सबसे पहले चेक किया फ्रंट और रियर दोनों नन है, मतलब कि क्यू एम्प्टी है। तो ये हो गई सिचुएशन एम्प्टी क्यू की, और इसे आप बोल सकते हो अंडरफ्लो की। तो ऐसा तो नहीं है, अभी कुछ ना कुछ एड्रेस है। इस समय फ्रंट है आपका 100 और रियर है आपका 300। परफेक्ट, तो अब हमने सिंपल क्या किया, की में की वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने स्टोर कर दिया फ्रंट डॉट की वैल्यू। तो फ्रंट डॉट की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी। तो इस की के अंदर क्या स्टोर हो गया, 10 स्टोर हो गया। और फ्रंट को हमने एक आगे बढ़ा दिया। जैसे ही फ्रंट को एक आगे बढ़ा दिया, अब ये लिंक तो जो है वो आपकी यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई, टूट गई। अब आपकी लिंक में सिर्फ क्यू में सिर्फ दो ही एलिमेंट बचे, यहाँ पे फ्रंट है, यहाँ पर रियर है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने सिंगल एलिमेंट क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे फ्रंट इक्वल टू फ्रंट डॉट नेक्स्ट करोगे तो फ्रंट एनीवेज क्या हो जाएगा, नल ही हो जाएगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे वो वाली कंडीशन चेक नहीं करनी कि हम दोबारा -1 से इनिशियलाइज करें, जैसे कि हमने कहाँ पर किया था, जैसे कि हमने किया था फिक्स कैपेसिटी एरे के थ्रू। तो अगेन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी, तो यू ऑलरेडी नो कि कॉम्प्लेक्सिटी अगेन होगी ऑर्डर ऑफ 1। रीड दिस क्वेश्चन केयरफुली एंड देन सो लेट्स सी द सॉल्यूशन फर्स्ट। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रखी है जिसकी वैल्यू है 15, 5, 36 एंड 18। एक और लिस्ट आपको दे रखी है जिसकी वैल्यू है 11, 42, 56, 1, 47 एंड 6। यहाँ पर आपने दोनों लिस्ट पास कर दी। यहाँ पर आपने बोला ये पॉइंट कर रहा है T1,
दिस इज योर T2। ठीक है, अब एक आउटपुट क्यू आपने बना लिया, तो ये हमने एक आउटपुट क्यू बना ली। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल temp 1 इज नॉट नन, temp 2 इज नॉट नन, अभी भी temp 1 नन नहीं है, temp 2 नन नहीं है। इफ temp 1 डॉट डेटा यानी कि 15 इज लेस देन temp 2 डॉट डेटा यानी कि 11, कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम एल्स पार्ट में आ गए। एल्स में बोला गया आउटपुट क्यू में एनक्यू कर दो temp 1 का डेटा, हमने एनक्यू कर दिया temp 1 का डेटा, और temp 1 को बोला गया कर दो temp 1 डॉट नेक्स्ट, तो temp 1 को हमने कर दिया temp 1 डॉट नेक्स्ट। दोबारा ये लूप चला, अभी भी कुछ नन नहीं है, फिर से कंपेयर हुआ, 5 इज लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू हो गई, आप एल्स पार्ट में आ गए। एल्स में आपको बोला गया आउटपुट क्यू में एनक्यू कर दो temp 2 का डेटा, आपने एनक्यू कर दिया और temp 2 को आपने एक आगे बढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद दोबारा आप ऊपर गए, आपने फिर से चेक किया, 5 इज लेस देन 42, अगेन कंडीशन इज ट्रू, आपने 42 को यहाँ पर एनक्यू कर दिया और temp 2 को एक आगे बढ़ा दिया। फिर आपसे पूछा गया 5 इज लेस देन 56, अगेन कंडीशन इज ट्रू, आपने 56 को एनक्यू कर दिया और temp 2 को एक आगे बढ़ा दिया। फिर आपसे पूछा गया 5 इज लेस देन 1, कंडीशन इज फॉल्स, तो आपने क्या किया temp 1 के डेटा को एनक्यू कर दिया, आप एल्स पार्ट में गए तो, और temp 1 को कर दिया temp 1 डॉट नेक्स्ट। फिर से चेक हुआ 36 इज लेस देन 1, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, 36 एनक्यू हो गया और temp 1 एक आगे बढ़ गया। उसके बाद आपने दोबारा चेक किया 18 इज लेस देन 1, 18 आपका एनक्यू हो गया और temp 1 आगे बढ़ गया, तो यानी कि temp 1 अब कितना हो गया, temp 1 आपका हो गया नल। जब दोबारा वाइल लूप चेक हुआ temp 1 इज नॉट इक्वल टू नल, ये हो गया फॉल्स, तो वो ये पार्ट चेक ही नहीं करेगा, कंडीशन हो गई फॉल्स और आउटपुट क्यू रिटर्न हो गई और उसमें वैल्यूज जो है, तो आंसर इज ए। अब एक और क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। अब एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। आपको एक इनपुट क्यू गिवन है, जैसे कि 7 8 3 7 2 9, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला गया है एक आउटपुट क्यू बना लीजिए, तो हमने ये एक आउटपुट क्यू भी बना ली। ठीक है, तो ये आपकी हो गई इनपुट क्यू और ये हमने बना ली एक आउटपुट क्यू। सबसे पहले आपका ये लूप चला, अभी आपकी इनपुट क्यू खाली नहीं है, अभी भी इनपुट क्यू खाली नहीं है। ठीक है, तो अभी आपने लूप आपका ट्रू हो गया। वेयर में जब आपने किया इनपुट क्यू डॉट डी क्यू, तो वेयर में कितना आ गया, 5 आ गया और 5 यहाँ से अब डी क्यू हो चुका है। उसके बाद आपसे इफ कंडीशन में पूछा गया 5 इज ग्रेटर देन 5, तो आपने क्या बोला, कंडीशन है ट्रू। जैसी हुई कंडीशन इज ट्रू, 5 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन इज फॉल्स, तो आप एल्स पार्ट में आ गए और वहां आपको बोला गया आउटपुट क्यू में डी क्यू कर दो इनपुट क्यू डॉट डी क्यू, तो इससे डी क्यू हुआ 8 प्लस उसमें कर दो 2, तो वैल्यू हो गई अब आपने 10 और आपने क्या कर दिया 10 कर दिया इनक्यू। दोबारा ये लूप चला, अब नेक्स्ट टाइम वेयर में वैल्यू क्या डी क्यू होके आई 3, 3 इज ग्रेटर देन 5, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, तो आप एल्स पार्ट में गए, आपने क्या बोला, इसको डी क्यू कर दो यानी कि 7, इसमें प्लस कर दो 2 यानी कि 9, यहाँ पर एनक्यू कर दो 9। ठीक है, फिर आप ऊपर गए, आपने वेयर में क्या वैल्यू आ गई डी क्यू होके 2, 2 इज ग्रेटर देन 5, अगेन कंडीशन इज फॉल्स, आपने इनपुट क्यू में आउटपुट क्यू में क्या एनक्यू किया 9 प्लस 2 11, तो नाउ इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। तो हाँ, तो अगर हम कंपैरिजन करें फिक्स कैपेसिटी एरे का और लिंक डेटा नोड्स का, तो यहाँ पे भी हमने दो तरीके की एल्गोरिदम पढ़ी, एनक्यू और डीक्यू। यहाँ भी हमने दो तरीके की एल्गोरिदम पढ़ी, एनक्यू और डीक्यू, और हमने सब जगह क्या देखा, कॉम्प्लेक्सिटी हमें लाइन से ऑर्डर ऑफ 1 मिली। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सर्कुलर क्यू की या लीनियर क्यू की, दोनों ही केस में हमें कॉम्प्लेक्सिटी मिली ऑर्डर ऑफ 1। सो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ पर लिमिटेशन था साइज हमारा फिक्स्ड है, यहाँ एडवांटेज है साइज हमारा क्या है, डायनामिक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है दोनों की हर केस में। तो अगर हमारा साइज फिक्स्ड है और हमें नहीं पता है एडवांस में, हम लिंक लिस्ट प्रेफर करेंगे, अदरवाइज हम क्या यूज करेंगे, फिक्स्ड कैपेसिटी एरे। तो ये तो क्लियर है हमें कि कब कौन सी चीज यूज करनी है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन हमें है नहीं। तो फिर आगे चलते हैं और अब इस क्वेश्चन को ध्यान से। सो लेट्स सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है सिंपल सा, जिसमें आपको कुछ वैल्यूज है 5 8 3 7 2 एंड 9।
ठीक है। अब एक हमने ये आपको इनपुट क्यू गिवन है, एक हम आउटपुट क्यू भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये एक हमारी हो गई आउटपुट क्यू। ठीक है, जब तक आपका इनपुट क्यू एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, वेयर में हमने क्या किया, आउटपुट क्यू कर इनपुट क्यू कर दिया डॉट डी क्यू, तो 5 यहाँ से डी क्यू होकर यहाँ आ गया। अब आपसे पूछा गया क्या 5 बड़ा है 5 से, कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि ये दोनों बराबर है। तो हमको सिंपली क्या करना है, आउटपुट क्यू में एन क्यू करना है, वेयर प्लस 2, वेयर कितना है 5, 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, हमने एन क्यू कर दिया। फिर हम ऊपर गए, हमने किया वेयर में अगेन एन क्यू डॉट डी क्यू, तो आपका क्या हो गया, वेयर में कितना आ गया 8, 8 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन हो गई ट्रू। आपने आउटपुट क्यू में क्या एन क्यू कर दिया, वेयर की वैल्यू एज इट इज यानी कि 8। तो यहीं से ही वैसे तो आंसर क्लियर हो जाता कि आपका आंसर ए है। 3 जो है वो छोटा है तो 3 प्लस 2 5 एन क्यू होगा, 7 जो है वो बड़ा है तो 7 एज इट इज एन क्यू होगा, 2 जो है वो छोटा है 5 से तो 4 एन क्यू होगा, 9 एज इट इज एन क्यू हो जाएगा। सो दिस इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। फाइन, चलिए आगे चलते हैं, लेट्स डू सम मोर प्रैक्टिस। ओके, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। एक बार देख लेते हैं इसका क्या सॉल्यूशन है। इसमें आपको बोला गया है आफ्टर रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम अ क्यू वी आर इंसर्टिंग इट इनटू अ स्टैक, वी आर also रिमूविंग एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक एंड इंसर्टिंग इट इनटू अनदर क्यू, find the elements present at the rear end of the second queue after the following given sequence। तो यहाँ पर मतलब आपके पास पहली बात तो इनिशियली आपकी सारी दोनों क्यूज और जो स्टैक है वो एम्प्टी है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टैक बना लेते हैं। तो मान लो दिस इज योर स्टैक, ठीक है, एक आपने बना ली क्यू, ये एक क्यू हो गई, और एक क्यू हमने बना ली ये क्यू हो गई। ठीक है, तो ये आपकी हो गई Q1, ये आपकी हो गई Q2, ये आपका हो गया स्टैक। अब इसमें बोला गया एन क्यू करो 1, हमने एन क्यू कर दिया 1, एन क्यू करो 2, हमने एन क्यू कर दिया 2। उसके बाद आपको बोला जा रहा है डी क्यू करो, तो डी क्यू करने पर क्या हो रहा है कि हमने क्यू से कर दिया तो वो स्टैक में जाके इंसर्ट हो रहा है, तो 1 यहाँ से हो गया डी क्यू और 1 यहाँ स्टैक में जाकर हो गया इंसर्ट। उसके बाद आपने किया NQ6 हो गया, फिर आपने DQ किया तो 2 यहाँ से DQ हो गया और वो स्टैक में जाके इंसर्ट हो गया। फिर उसके बाद आपने कहा NQ32, आपने NQ कर दिया 32, फिर आपने कहा DQ तो 6 DQ हो गया, वो वापस स्टैक में जाकर इंसर्ट हो गया। फिर आपने बोला पॉप, तो पॉप करा जैसे ही तो 6 यहाँ से पॉप हो गया और वो Q2 में जाकर NQ हो गया। ठीक है, फिर आपने बोला NQ12, हमने बोल दिया NQ, ठीक है 12 कर दिया। जैसे हमने बोला DQ तो 32 यहाँ पर चला गया। उसके बाद आपने कहा NQ17, 17 NQ हो गया। फिर हमने कहा DQ तो 12 जो है वो DQ हो गया और यहाँ पर चला गया। फिर आया पॉप, तो पॉप जैसे ही आया तो 12 यहाँ से पॉप हो गया और यहाँ जाकर NQ हो गया। फिर आया NQ56, NQ37, NQ44, ये सब NQ हो गया। फिर अगेन आया पॉप, तो 32 यहाँ से पॉप हो गया और Q2 में जाकर NQ हो गया। क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था फाइंड द एलिमेंट प्रेजेंट एट द रियर एंड ऑफ द सेकंड क्यू, तो ये आपका फ्रंट एंड हो गया, ये आपका रियर एंड हो गया, तो 32 इज प्रेजेंट एट द रियर एंड। So the correct answer is option number C. So now this is the next question on your screen. Read it carefully. And what is the worst case time complexity of NQ and DQ? If we implement a queue using linked data nodes and only the head pointer is maintained. ठीक है, तो सपोज करो आपके पास एक क्यू गिवन है और सिर्फ हेड पॉइंटर ही है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट हैं 10, इसको लिंक लिस्ट की तरह बना लेते हैं पहले। तो सपोज करो ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40। ठीक है, ये आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर एलिमेंट है और आपके पास सिर्फ हेड गिवन है। अब मैं आपको बोलूं आपको एनक्यू करना है, तो एनक्यू जब आपको करना है तो एनक्यू तो आप यहीं कर पाओगे, और एनक्यू करने के लिए आपको यहाँ तक जाना पड़ेगा, और यहाँ तक जाना पड़ेगा तो इट विल टेक सम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जब आपको ट्रैवर्स करना है एट द एंड और सिर्फ हेड पॉइंटर इज गिवन है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लगेगी कितनी, ऑर्डर ऑफ n। अब बात आती है DQ की, तो जब आप DQ की बात करोगे तो आपको सिर्फ एक हेड को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे ये तो हो गया डिलीशन एट बिगिनिंग। तो इस सिनेरियो में Q में NQ करना इज इंसर्शन एट एंड एंड ओनली हेड पॉइंटर इज गिवन, जो हम पढ़ चुके हैं होता है ऑर्डर ऑफ n, और डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग when only head pointer is given उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नॉट नीचे चलिए।
ओके चलिए अब एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका क्या है। आपको ये ड्राइवर कोड है जिसमें आपको बोला गया फन 1 में हमने 5 को पास किया, इससे ये तो क्लियर हो गया कि n की वैल्यू है 5, ठीक है। अब AQ नाम की आपने Q बनाया जिसका साइज है n, यहाँ भी आई गेस कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो AQ नाम की एक Q बनाई जिसका साइज है 5, यानी कि 0 1 2 3 4, ठीक है। आगे चलते हैं, लूप चला है पहला लूप फ्रॉम नम इक्वल टू 1 टू n, ठीक है। 1 टू n मतलब 1 से लेके 5 तक का ये लूप चला। जब नम की वैल्यू 1 थी तो एनक्यू करने को बोला गया नम इंटू नम, यानी 1 इंटू 1 हमने एनक्यू कर दिया 1। नम की वैल्यू जब 2 हुई हमें एनक्यू करने के लिए बोला 2 इंटू 2 यानी कि 4। नम की वैल्यू जब 3 हुई हमने एनक्यू किया 3 इंटू 3 यानी कि 9। नम की वैल्यू जब 4 हुई तो हमने एनक्यू किया 16। नम की वैल्यू जब 5 हुई तो हमने एनक्यू किया 25। यहां तक क्लियर हुआ। दूसरी बार हमें बोला गया नम इज इक्वल्स टू 1 से लेके n/2 तक चलिए, तो 1 से लेके n/2 यानी कि 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, यानी कि ये कहां तक चलेगा इंटीजर वाइज, सिर्फ 2 तक। तो 1 के लिए चलेगा और 2 के लिए चलेगा, ठीक है। तो जब n की वैल्यू यानी कि नम की वैल्यू जब 1 हुई तो रिजल्ट एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया, बोला AQ डॉट DQ करो। AQ डॉट DQ किया तो हुआ 1 मल्टीप्लाई बाय AQ डॉट DQ फिर करो तो हमने किया 4, तो 1 इंटू 4 रिजल्ट में कितना आ गया, आ गया 4। ये लूप अब चला नम इक्वल टू 2 के लिए। जब ये नम इक्वल टू 2 के लिए चला तो रिजल्ट में फिर बोला क्या करो DQ 9, तो ये वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू, ओवरराइट हो जाएगी ना वैल्यू, कहीं सेव तो करी नहीं है, इंटू 16, ये वैल्यू हो गई इंटू 16 DQ करा तो वैल्यू कितनी आ गई 144। बस दो वैल्यू के लिए चलना था, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया 144, तो आंसर क्या आ गया 144। ओके सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको बोला गया है आपके पास एक स्टैक है, ठीक है। ये हमारे पास एक स्टैक है जिसमें रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट्स को हमने पुश किया, यानी कि पहले ई को किया, फिर डी को किया, फिर सी को किया, फिर बी को किया और फिर ए को किया, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है क्यू भी हम बना लेते हैं साथ ही साथ। उसके बाद हमें बोला गया कि द स्टैक इज पॉप्ड 4 टाइम्स एंड ईच एलिमेंट इज इंसर्टेड इनटू अ क्यू। तो सबसे पहले ए इंसर्ट होगा, सेकंड टाइम पॉप होगा तो बी एन क्यू होगा, थर्ड टाइम पॉप होगा तो सी एन क्यू होगा, फोर्थ टाइम पॉप होगा तो डी एन क्यू होगा, ठीक है। उसके बाद बोला गया, तो ये यहाँ से आपके ये एलिमेंट जो है वो, ठीक है। उसके बाद आपको बोला गया कि 2 एलिमेंट्स आर DQ फ्रॉम द क्यू एंड पुश्ड बैक ऑनटू द स्टैक। तो ये दो एलिमेंट DQ हो गए, पहले DQ हुआ A फिर DQ हुआ B और वापस हमने इसको पुश बैक कर दिया। अगेन 1 एलिमेंट इज DQ एंड पुश बैक ऑनटू द स्टैक, ठीक है, ये कर दिया। नाउ 1 एलिमेंट इज पॉप्ड फ्रॉम द स्टैक एंड NQ, तो ये पॉप्ड हो गया और ये NQ हो गया, ठीक है। The value of front and rear if the index start from 0, 1, 2, 3 and 4. So the value of front is 3 and the value of rear is 4. So the correct answer is C. H and the Q topic is over.